नमस्कार, मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव और मेरे साथ मौजूद है रविंद्र सिंह, जो कि सीनियर एंकर हैं एपीएन न्यूज़ के। रविंद्र जी, हिमाचल चुनाव को लेकर बड़ा गर्मा गर्मी बनी हुई है। बता दें कि हिमाचल चुनाव में विधानसभा सीट में 68 सीटें हैं और एक चरण में यहाँ पे चुनाव भी होने हैं। इसके साथ ही 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। शनिवार यानी कल 12 नवंबर को वोटिंग होनी है, मतदान होना है। तो आपको क्या लगता है कि जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी, कांग्रेस और इस बार आम आदमी पार्टी, जो कि पंजाब में भी अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा चुकी है, उसके बाद गुजरात में भी वो मेहनत कर रही है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो इस बार अपना अच्छा प्रभाव दिखाएगी? देखिए शिवानी, मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि मुकाबला त्रिकोणीय कहा जा रहा है, कांग्रेस का अपना वजूद है, कांग्रेस वहाँ रह चुकी है, इसलिए कांग्रेस को पता है कि वहाँ का वोटर किस तरफ जाएगा। उसका जो अपना वोट बैंक है वो उसका अभी तक डगमगाया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि 5 साल राज किया है, तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना होगा जनता के बीच कि जो उन 5 साल के अंदर उन्होंने किया क्या है। लेकिन अभी तक ज्यादातर देखा जा रहा है कि पीएम का ही चेहरा लेके वहां पर जाएंगे। इसका मतलब जयराम ठाकुर ने वहां क्या किया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती है वहां पीएम आगे हो जाते हैं, और ये उनकी रणनीति रही है और अभी तक वो हर जगह चुनाव में इस बात को लेकर सक्सेस प्राप्त करते हुए आए हैं, सफलता उनको मिली है। यहाँ बात यह कि पहली बात तो सबका साथ सबका विकास की जब बात होगी, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में चीजें बातें रखी हैं वो मायने रखेंगे, और पिछला रिपोर्ट कार्ड तो उनका मायने रखेगा ही। कांग्रेस में वहाँ प्रियंका गांधी गई, जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे वो भी वहाँ प्रचार करने गए। बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा गए, इवन राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत भी वहाँ प्रचार करने गए। तो स्टार प्रचारक दोनों जगह हैं, लेकिन वजूद वहाँ की जो जनता है 5 साल में चूंकि सरकार बदलती हुई है, तो वो ये देखे कि भाई काम किया या नहीं किया। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात जो बीजेपी के लिए पॉजिटिव होती है, जो हमेशा से रही हर चुनाव में, वो ये है कि उनकी जो नेटवर्किंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है। ऊपर से एक आदेश चलता है और नीचे तक का कार्यकर्ता एक साथ जुट जाता है। जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी काम करती है कि संगठन, मतलब हर एक आदमी की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर रहा है। कांग्रेस शुरुआत में थोड़ा डगमगाई, लेकिन उसके बाद कांग्रेस गलत बयानी करने की बजाय वो ये कहते रही कि भाई हम पेंशन देंगे पुरानी। ये उसका ब्रह्मास्त्र हो सकता है जी, क्योंकि वो कोर्ट की बात कर रहे हैं, वो कानून लाने की बात कर रही है बीजेपी। उसकी काट है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन अगर ये लागू कर देते हैं तो बुजुर्ग लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ झुक जाएंगे, तो वो एक ब्रह्मास्त्र कांग्रेस के लिए है। दूसरी तरफ नौकरियां देने की बात कही उन्होंने कि हम 8 साल इतनी नौकरी देंगे, जो खाली पद है उनको भरेंगे। वो बेरोजगार युवाओं के लिए बेहतर है, क्योंकि उनको इस समय रोजगार चाहिए। कुछ चीज़ों पर बीजेपी बैकफुट पे जाएगी, उसको इसका जवाब देना होगा और जनता मांगेगी इसका जवाब। तो मुझे लगता है तीसरी पार्टी की आपने बात की, आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी शुरुआत में तो बहुत तेज दिखी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो स्लो होती है। लेकिन उसके लिए ये भी कहा जाता है कि कब वो प्रहार करेगी, जनता के बीच चुपचाप से घुस जाएगी, ये कहना मुश्किल है। और हमेशा वो अपने दिल्ली मॉडल को लेकर आगे बढ़ती है, और उसकी छवि जो अपनी है सॉफ्ट हिंदुत्व की है, कट्टर हिंदुत्व नहीं है, सॉफ्ट हिंदुत्व की है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का काम पसंद कर रहे हैं, उनकी जो एक भाषा शैली है, जो प्रचार करने का तरीका है, उसको पसंद किया जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के बजाय कांग्रेस पर या बीजेपी पर भरोसा करेंगे, तो 5 साल में मे भी ये हो सकता है कि पलटे चीजें। जी रविंद्र जी, इस बार नए युवा वोटर्स भी जुड़े हैं देवभूमि हिमाचल से, तो आपको क्या लगता है कि युवा, कहते हैं कि जब यूथ जुड़ता है तो कुछ नए चेंजेस, बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक नई सोच और नई चीज़ों के साथ वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नए वोटर्स, युवा वोटर्स के जुड़ने से क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, जितनी दुनिया है ना वो सब युवाओं पे ही टिकी होती है जी। आप चाहे फिल्में ले लें, हाँ जी, वो यूथ्स को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। आप चाहे एंटरटेनमेंट का कोई भी साधन ले लें, रेडियो ले लें, टीवी चैनल्स ले लें, यूथ्स को ध्यान में रखें। इस तरह से यूथ्स को लेकर भी राजनीतिक दल चीज़ों को तय करते हैं। जो युवा वोटर है, जो पहली बार मतदान करेगा, उसके अंदर तो ये क्यूरियोसिटी होगी कि भाई उसे पहली बार मतदान करना है। जी बिल्कुल। अब वो तो क्या है कि वो पहले से डिसाइड कर लेता है किसको मतदान करना है, लेकिन मुद्दे हावी रहते हैं। अग्निवीर को रोकने की बात कही जा रही है, जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि हम अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे।
क्योंकि ये खिलवाड़ है। इसका विरोध खुद अधिकारियों ने किया, सेना के अधिकारियों ने, विपक्षी दल हावी रहे, लेकिन इवन ओवरऑल योजना लागू हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं खराब। अब ये है कि अब चीज़ आ गई है तो उसके बाद ही, जैसे कि मार्केट में कोई गाड़ी आती है तो वो नई आती है तो उसके कुछ समय बाद पता लगता है कि इसमें अच्छाई क्या है, खराबी क्या है। ओवरऑल कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी, कुछ लोग कह रहे हैं खराब, ये समय के बाद खुद पता लग जाएगा। लेकिन बात ये 4 साल बाद क्या है, 4 साल बाद युवा क्या करेगा, क्योंकि उसको एक लत लग गई कमाने की, और एक बार कमाने की लत लग जाएगी और वो खाली बैठ जाए तो फिर एक अंदर गुस्सा आता है कि उसे कंटिन्यूटी चाहिए, खुद को देखना है, एस्टेब्लिश करना, परिवार को भी एस्टेब्लिश करना। नौकरियां हैं कहाँ, तो सरकारी नौकरियां हैं नहीं उतनी, प्राइवेट नौकरियां उतनी मिल नहीं रही, युवा करेगा क्या। हर व्यक्ति अपना रोजगार नहीं ले सकता, हर आदमी नहीं कर सकता कि उसे बिजनेस में उसकी रुचि हो सकता है वो सिर्फ नौकरी करना चाहता हो। तो यूथ तो काउंट करेंगे और उनका रुझान किस तरफ होगा। कुछ लोग तो ये है कि वो सिर्फ वोट देने जाएंगे, कुछ लोग ऐसे कि उन्हें वोट क्यों देना ये पता है। तो युवा जो है वो चुनाव काफी हद तक पलटेगा। उसका प्लस अगर हुआ कांग्रेस की तरफ, बेरोजगारी का जो मुद्दा उसने उठाया, तो निश्चित तौर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। रविंद्र जी, सिरमौर मंडी हिमाचल के रास्ते कहते विधानसभा जो इलेक्शन है सीटों की जो रास्ता जाता है कि हाँ जीत हार इस पे 50-50% भी डिपेंड करता है। तो महिलाओं के वोट्स भी बड़े मायने रखते हैं क्योंकि 50% महिलाएं, 50% पुरुष के वोट्स हैं। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या क्या असर देखने को मिलेगा महिलाओं के वोट से? देखिए, एक तो जातिगत समीकरण तो हमेशा हर चुनाव में होते ही हैं और इसमें कोई शक नहीं कि जातिगत समीकरण के जरिए ही रणनीति अपनी तय की जाती है। चेहरे पर मोदी जी ज्यादा भरोसा नहीं करते क्योंकि मोदी जी खुद में ही अपने ब्रांड है। जहाँ वो खड़े हो गए इसका मतलब है कि सारा आकर्षण उनकी तरफ होगा। जैसे कि फिल्मों में स्टार होता है तो वो ये कह सकते हैं कि स्टार प्रचारक के तौर पर कोई नहीं आएगा तो वो खड़े हैं, इतना काफी। वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है अमिताभ जी का कि मैं जहाँ से खड़ा होता हूँ लाइन वहाँ से शुरू होती है। तो ये कहा जा सकता है मोदी जी ब्रांड है, देश के नहीं दुनिया के लिए। लेकिन सवाल ये है कि कब तक ब्रांड। जैसे अमिताभ जी से भी एक वक्त आ गया था कि उनकी फिल्में भी फ्लॉप जाने लगी। तो यहाँ स्टार जनता बनाती है, ऑडियंस बनाती है। तो जब तक आप चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इन द एंड काम मोदी जी तो काम कर रहे हैं, सरकारें जो राज्य में है वो क्या कर रही है, सवाल ये। तो जातिगत समीकरण को तो मोदी जी ने धता बना दिया क्योंकि उनकी जो रणनीतियां हैं चेहरों पर नहीं होती। वो रणनीति होती कि कौन सा वोट बैंक कमजोर है सामने वाली पार्टी का, उसको वो तोड़ता है। और जैसे छोटी छोटी ईंटों से बड़ी सी कोठी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, ऐसे वो एक एक वोट पर कितने % वोट इनका हम काट सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं, जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। तो ये उनकी विशेष शैली रही। तो चेहरे उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया। आप देखिए चाहे उत्तर प्रदेश हो, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं जिनके आपको नाम नहीं पता है, लेकिन वो उनको ही हीरो बना दे रहे हैं। जब भी कोई पलटवार करता, उन पे टॉन्टिंग करता, उनके ऊपर तंज कसता, तो वो उसी के बयान को पलटकर वापस भेज देते हैं। ये उनकी कला है और ये कला उनकी बहुत बेहतरीन कला है। तो जातिगत समीकरण एक हद तक तो काम करेंगे, उस पर काम करते हैं अमित शाह जी, जिसको चाणक्य कहा जाता है। तो उनके हाथ में फिर उनकी जो टीम है वो नीचे तक काम करती है कि किस जाति को कैसे हमें प्रमोट करना है। थोड़ा सा शिगुफा छेड़ दिया, थोड़ी सी छूट दे दी, थोड़ा सा आरक्षण दे दिया, थोड़ी सी कुछ उनके मतलब बात कर लिया। तो वो इस मामले में माहिर हैं। और जैसे कि बच्चे को हम बहलाने के लिए कहते हैं कि अरे तुम ये छोड़ो, ये ले लो, ये अच्छा इसमें ये चीज वो करते हैं। तो यहाँ पर वो इनकी भाषा शैली है कि हम इसकी बजाय आपको ये देंगे, लेकिन वो नहीं देंगे। तो ये भी ध्यान रखना होगा। जनता भी चालाक होती जा रही है, उसको पता है कि कब हमें आपको वोट देना है। तो मे भी इस बार ये हो कि जातिगत समीकरण उतने काम ना करे। सबसे बड़ी चीज होती है पेट, सबसे बड़ी चीज होती है रोजगार, सबसे बड़ी चीज होती है कि युवा के लिए एस्टेब्लिशमेंट। वो इस बार देखा जाएगा कि कौन सरकार दे सकती है। लेकिन मोदी जी के चेहरे को इग्नोर कर देना, ये मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी कमी हो सकती है। रविंद्र जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अभी हाल ही में कहा कि अगर भाजपा की सरकार हिमाचल में बन जाती है तो वहां पर नागरिक संहिता जो होती है, समान नागरिक संहिता, वो लागू कर दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बात से अमित शाह के क्या वोटिंग पे कोई असर पड़ेगा?
देखिए, कहने और करने में तो उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, हाँ फिर उसको जुमला बना दिया। जी। तो जैसे कि दाल में तड़का लगाया जाता है, तो राजनीति को गरमाना है तो अक्सर जो बड़े नेता हैं कुछ ऐसी चीज़ छोड़ देते हैं जिससे उबाल आता है। हाँ उबाल आता है तो कुछ ना कुछ गलत बयानबाजियाँ भी होती हैं। जी। तो अगर वो कह रहे हैं लाएंगे, तो बीजेपी ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं और कहीं 370 आर्टिकल हो, और चाहे राम मंदिर की बात हो, मैनिफेस्टो में था, आया, उससे भरोसा बना, लेकिन 15 लाख नहीं आया। 15 लाख नहीं, सही बात। उसको बाद में जुमला बताया, और अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं। जब आप समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। बिल्कुल। आधार क्या है, संविधान क्या कह रहा है? आप एक राजनेता जरूर हैं, लेकिन सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। संविधान क्या कह रहा है, किस आधार पर लागू करेंगे, वो सारी चीज़ें नियम के अनुसार देखी जाएंगी। लाएंगे तो कब तक लाएंगे, ये बताइए। ये वही सवाल है। तो उन्होंने राजनीतिक पुट दे दिया कि ऐसा लाकर हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें पीछे नहीं छूट रही, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे बड़े हैं। महंगाई से हर कोई परेशान है, बेरोजगारी से हर कोई परेशान है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो ला रहे हैं, लाएंगे किस तरह से लाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने कही और उस पर बैकफुट पर चले गए, नहीं ला पाए। तो ये तो बड़े बड़े नेता हैं, जरूरी नहीं कि अब जनता हर व्यक्ति की समझ में नहीं आएगा ना। अगर किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी है तो उसके लिए वो खराब भी हो सकती है जी। तो आप जनता को इन चीज़ों से रिझा लें, ये संभव है। जनता को क्या चाहिए इस वक्त, उनकी नीड क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी बात है। तो रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव 12 नवंबर यानी कल है, तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी अब लोगों के दिल में, हिमाचल देवभूमि के लोगों के दिल में जगह बना पाती है और वहाँ पे सत्ता में उतरती दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।